हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग हमारी जो क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसमें जो बुक है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज इंट्रोडक्शन, उसका फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। मतलब कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कर लेंगे कंप्लीट। नाउ स्टूडेंट्स, बहुत ही जो है फर्स्ट चैप्टर है तो बहुत ही इजी सा चैप्टर है, बहुत बेसिक सी चीजें जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स से आप जो हो, आई वुड से कि काफी जो है वेल वर्स्ड हो चुके हो, जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा है उससे, राइट। 11th में आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी तो उससे जो है आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई कि अच्छा इकोनॉमिक्स में एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। डिमांड, सप्लाई, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये सारी चीजों को आप लोग अच्छे से समझ चुके हो। अब जो भी हम लोगों ने माइक्रो में पढ़ा था वो एक इंडिविजुअल लेवल पर हम लोग स्टडी कर रहे थे। जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम किस पर्टिकुलर लेवल पर जो है स्टडी करते हैं, तो वो रहता है हमारा एग्रीगेट लेवल, ठीक है। एक होल लेवल पर जो है हम लोग स्टडी करते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं जो है अगर आप लोग देखोगे आगे के सारे चैप्टर्स तो वो आपके लिंक करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से। बस होगा ये कि माइक्रो में आपने जो है एक छोटे छोटे लेवल्स पर सारी चीजों को पढ़ा है, अब आपको जो है थोड़े ब्रॉड मैनर में उसे पढ़ना रहेगा। तो अगर हम लोग बात करें अपने इस चैप्टर की दैट इज इंट्रोडक्शन की, तो इसमें बेसिकली हम लोग बहुत ही जो है बहुत ही सिंपल चीजें पढ़ने वाले हैं। दैट इज हम लोग देखेंगे इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक जो है सेपरेट स्टडी कब जो है इमर्ज हुआ और क्यों इमर्ज हुआ, ठीक है। इसके पीछे की क्या नीड थी कि जो है हमने ये देखा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग से जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद में ग्रेट डिप्रेशन 1929। अब अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो आप लोगों की जो एनसीईआरटी है उसमें आप लोगों को इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एंड एज सच ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूं ताकि जो है आपको एक बैकग्राउंड मिल सके, क्योंकि जब हम इमरजेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें अगर आप लोग आपकी एनसीईआरटी भी खोलोगे तो उसमें आपको टर्म दिखेगा कि ग्रेट डिप्रेशन जो है 1929 का, वहां से जो है फिर जो इकोनॉमिस्ट थे उनने ये सोचना स्टार्ट किया एंड देन उसके बाद में धीरे धीरे करके जो है ये एक सब्जेक्ट बन गया। तो अब ग्रेट डिप्रेशन में हुआ क्या था, थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए हम जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी टच करने वाले हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो कि फर्दर हमारे जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें आप लोगों को हेल्प करेगी। प्लस जो आपकी इकोनॉमिक सिनेरियोज हैं जो आपके आउटसाइड आप लोग देखते हो तो वहां पर जो है आपको ये सारी टर्म्स जो है वो हेल्प करेंगी, ठीक है। तो बस ये तीन ही अगर हम लोग मोटा माटी देखें तो ये तीन ही जो हमारे टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है बैकग्राउंड को समझ ले, दैट इज ग्रेट डिप्रेशन से स्टार्ट करते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन 1929 था क्या, ठीक है। अब देखो डिप्रेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले ये देख लो। अब अगर आप लोग एक इकोनॉमी के स्टूडेंट हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को जो है जो आपकी पूरी साइकिल है, ठीक है, एक जो इकोनॉमिक साइकिल है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। दैट इज अगर हम लोग देखें तो हमारी जो इकोनॉमी है वो कुछ इस वे में वर्क करती है। ऑलराइट, ये वाला जो पार्ट होता है दैट मींस जब इकोनॉमी अच्छी उससे वर्क नहीं कर रही है उसे हम कहते हैं डिप्रेशन वाला पार्ट। ये जब आपकी इकोनॉमी डाउनफॉल होने लगती है तब इसे हम कहते हैं रिसेशन वाला पार्ट, ठीक है। रिसेशन के चलते हुए ही डिप्रेशन आता है, पहले रिसेशन आएगा उसके बाद में डिप्रेशन आएगा, ठीक है। ये जो आपका ये वाला जो टॉप मोस्ट वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं बूम। दैट इज इस टाइम पर इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है एंड ये डिप्रेशन के बाद में जो ऊपर जा रही है वापस इकोनॉमी, दैट मींस डिप्रेशन के बाद में जो रिकवर हो रही है इकोनॉमी, उस पर्टिकुलर स्टेज को हम कहते हैं रिकवरी स्टेज, ठीक है। तो अब जो एक इकोनॉमी है उसमें ये चारों स्टेजेस जो है वो चलती रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी है जो सिर्फ बूम फेज पर ही चलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। हर एक कंट्री में जो है ना ये चारों चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलती रहती है। लेकिन अगर डिप्रेशन वाली कंडीशन आती है तो वो थोड़ी हम बोलेंगे कि वर्स वाली सिचुएशन है, वो नहीं होना चाहिए। अगर रिसेशन जो है, ठीक है, ये वाला जो फेज है जब हम बूम से डिप्रेशन के बीच के पास आ रहे हैं तो जो बीच वाला फेज होता है दैट इज जो रिसेशन वाला फेज है, अगर रिसेशन 3 क्वार्टर से ज्यादा चल गया तो वो जो है कन्वर्ट हो जाता है डिप्रेशन में, ठीक है। दैट मींस इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। जो ग्रेट डिप्रेशन था स्टूडेंट्स 1929 का, वो स्टार्ट हुआ था फ्रॉम यूएस, ठीक है।
देख लो, अभी हमें पता है ना डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन डिप्रेशन वहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो ग्रेट डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं। ऑलराइट, तो अब इसके पीछे के क्या रीजन है, क्यों जो है इतना डिप्रेशन जो है देखने को मिला था हमें एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो देखो, कुछ भी चीज होती है ना, तो वो एकदम से जो है ना बहुत बड़ा रूप नहीं लेती है, छोटे छोटे इवेंट्स जो है ना वो मिलकर जो है एक बहुत ही बड़ा सिनेरियो बनाते हैं। सेम चीज हुई थी ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर भी। हुआ सिंपल सा ये था कि जो है धीरे धीरे डिमांड जो है गुड्स की वो कम होने लगी थी। डिमांड कम होने लगी तो जो प्रोड्यूसर है उन्होंने अपना प्रोडक्शन भी कम करना स्टार्ट किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मान लो अगर प्रोडक्शन हो रहा है आपका 50 यूनिट्स का, ठीक है, 50 यूनिट्स का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, और मान लो कि डिमांड हो रही है सिर्फ और सिर्फ 20 यूनिट्स की, तो इसमें से जो 30 यूनिट्स हैं वो क्या होंगे, वो बच जाएंगे, और ये 30 यूनिट्स का फिर क्या करेंगे, है ना, ये फिर प्रोड्यूसर जो है ऐसे में लॉस में जाने लगता है। तो ये जो 30 है ये उसका स्टॉक बन गया, उसका इन्वेंट्री बन गया। अब एक प्रोड्यूसर सोचेगा कि पहले वो इन 30 को सेल आउट कर दे, उसके बाद में और प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो डिमांड के कम होने की वजह से प्रोडक्शन क्या हुआ, प्रोडक्शन भी कम होने लगा। अब जब प्रोडक्शन कम हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, अल्टीमेटली इसका इफेक्ट जो है वो किस पर पड़ रहा है, इसका इफेक्ट पड़ रहा है लोगों की इनकम पर। लोगों की इनकम पर कैसे हो रहा है, सिंपल सी चीज है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो एक प्रोड्यूसर को जो है वो अर्न नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत है। ऑलराइट, एक वास्ट एरिया पर सोचो, अगर एक फैक्ट्री में 10 एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं, तो वैसे ही अगर हमारे पास में 1000 फैक्ट्रीज हैं या 100 फैक्ट्रीज हैं, तो उनमें कितने सारे लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट्री का या किसी भी पर्टिकुलर जो प्रोड्यूसर है वो अगर अपना प्रोडक्शन रोकता है, तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट उसके एम्प्लॉइज पर भी होने वाला है, ठीक है। वहां पर जो लेबर वर्क कर रही है उस पर इसका इफेक्ट होगा। अब उन्हें जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फेस करना पड़ेगा, तो इसका इंपैक्ट कहाँ हुआ, इनकम पर पड़ा, ठीक है। अब यहाँ से जो है सिचुएशन हमें क्या देखने को मिली कि हाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है इकोनॉमी में। इसके अलावा और क्या चीज हुई, तो इसके अलावा ये हुआ कि जो यूएस की बैंक्स थी उन्होंने जो अपना इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से लोगों को जो लोन लेना है वो लोन लेना उनके लिए थोड़ा महंगा पड़ने लगा। ऑलराइट, तो अब जो है वो लोग मनी कम बोरो कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर चीज को आप और ज्यादा अच्छे से समझोगे कि इसका इफेक्ट कैसे होता है इकोनॉमी पर, जब हम लोग अपना चैप्टर पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग वाला, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग में जो है आपको इसका जो पूरा सिनेरियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एट प्रेजेंट इतना समझ लो कि हाँ, जब बैंक में अगर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो उसकी वजह से जो बोरोअर्स हैं उनके लिए क्या होती है, दिक्कत होती है। तो अब ऐसे केस में जो है बोरो नहीं हो रहा था, ठीक है, लोग नहीं पैसा जो है बोरो कर पा रहे थे, तो अल्टीमेटली वो कहीं पर इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रहे थे। ऑटोमोबाइल्स जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ज्यादा इससे अफेक्ट हुई। वैसे ही डिमांड कम चल रही है, उसके बाद में ये इस पर जो है एक एड ऑन फैक्टर हो गया, ठीक है। ऐसे करके ये धीरे धीरे चीजें होती गई। अब उसके बाद में सबसे जो मेन हम बोलेंगे कि ये सारे तो एक छोटे छोटे फिनोमिनास थे, एक बड़ा फिनोमिना इसके वजह से क्या हुआ, तो वो ये था कि जो स्टॉक मार्केट था वो हो गया क्रैश, ठीक है। स्टॉक मार्केट जो है क्रैश हो गया ऑन अक्टूबर 24, 1929, ठीक है। थर्सडे था उस दिन और उस पर्टिकुलर डे को ब्लैक थर्सडे भी बोला जाता है आज भी, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, मतलब कि जो इन्वेस्टर्स वगैरह थे वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है, वो जो अपने स्टॉक्स वगैरह थे उन्हें सेल करने लगे। क्यों, क्योंकि भरोसा नहीं था ना, पता नहीं क्या चल रहा है इकोनॉमी में, डिमांड हो नहीं रही है, बैंक्स का ये पर्टिकुलर जो है पूरा सिनेरियो चल रहा है, तो ऐसे में कोई भी पर्सन जो वो लॉस में नहीं जाना चाहेगा, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने स्टॉक्स को सेल आउट करने लगे, ठीक है। और ये जब एकदम से रैपिडली हुआ तो वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, बहुत ज्यादा जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, और इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम जो है ब्लैक थर्सडे बिकॉज ऑफ द डे जिस दिन वो हुआ था, और वो उसे जो है टर्म दिया गया ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1929 में चला, इसका जो इफेक्ट है वो 39 तक देखने को मिला था, तो कहीं तक जो है हम लोग पूरे उसे इसी वे में बोलते हैं कि वो बिगिन हुआ था 1929 में और लास्ट हुआ था 1939 में, ठीक है।
अब इसका इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना? तो देखो सिंपल सी चीज है, अभी तक आप लोगों ने जितनी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी, आपकी 11th क्लास में जितनी भी पढ़ी है, उससे आपको समझ में आ गया कि भाई डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, जो बैंकिंग वगैरह है, ये सब कुछ इकोनॉमी में ही तो हो रहा है, ठीक है। तो अगर इनमें कोई भी चेंजेस आ रहा है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट भी हम देख रहे हैं तो वो भी इकोनॉमी का ही पार्ट है, तो अगर इनमें कोई भी चेंजेस आ रहा है दैट मींस हमारी इकोनॉमी पर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, कैसे क्या हुआ, इन सारी चीजों को स्टडी करके जो है आगे आप लोग देखोगे कि जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रॉपर जो है सब्जेक्ट बनाया है कि देखो ये पर्टिकुलर चीजें होती है, ऐसी कौन सी सिचुएशंस में क्या क्या होता है, ये सारी चीजें जो है उन्होंने फिर अपनी बुक में लिखी थी, ठीक है। इसलिए ग्रेट डिप्रेशन के बाद में ही जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमरजेंस हमें देखने को मिला था। ऑल राइट, तो इसके बारे में आपको बस ये जो इसका बैकग्राउंड है वो याद रखना है, फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग जो है रीड कर लेते हैं, और अगर कुछ चीज मिस हो गई होगी तो वो एक बार हम लोग फिर से समझ लेंगे, ठीक है। सो इट वॉज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट सीवियर डिप्रेशन। एक और चीज ये मत माइंड में लाना कि मैम ग्रेट डिप्रेशन तो यूएस में हुआ तो फिर उसका इंडिया से क्या लेना देना, या फिर दूसरी कंट्री से क्या लेना देना। एक सिंपल सी चीज है कि हमारी जो पूरी वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है ना, सब इंटीग्रेटेड है, ठीक है। हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी में वर्क नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्रॉपरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। बाहर अगर मतलब कि फॉरेन कंट्री में अगर मान लो कोई भी पर्टिकुलर पॉलिसीज आती है तो उसका इफेक्ट हम पर होता है, हम अगर कोई भी पॉलिसीज बनाते हैं तो उसका इफेक्ट जो है दूसरी कंट्रीज में होता है। तो ये जो है हम लोग बहुत ही इंटीग्रेटेड मैनर में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। आज भी आप लोग देखोगे कि जो है इकोनॉमी में कुछ भी चल रहा है, कोविड-19 आया, ठीक है, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कंट्री पर इफेक्ट हुआ हो, सब पे हुआ है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक की वजह से दूसरे पर भी होता ही होता है, ठीक है। So it originated in the United States, but Great Depression caused a drastic decline in output, severe unemployment and acute deflation in almost every country of the world. ठीक है, ये इसके जो है we would say कि उसके जो रिजल्ट्स हमें देखने को मिले कि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से क्या क्या हुआ, ठीक है। सो डिक्लाइन इन कंज्यूमर डिमांड, फाइनेंशियल पैनिक्स एंड मिसगाइडेड गवर्नमेंट पॉलिसीज cause economic output to fall in the United States, while the gold standard, which linked nearly all the countries of the world in a network of fixed currency exchange rate, played a key role in transmitting the American downturn to other countries. ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज में ये जो लास्ट वाली लाइन में जो लिखा हुआ है गोल्ड स्टैंडर्ड से लेकर यहाँ तक, ये चीज जब हम लोग अपना चैप्टर पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट, या फिर वी वुड से कि जो आपका चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला, उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एट प्रेजेंट के लिए मैं एक शॉर्ट में समझा देती हूँ ताकि वो डाउट ना रहे। तो हमारे जो लाइक $1 इज इक्वल्स टू XYZ रुपीज, ठीक है, $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज, 80 रुपीज, ये क्या है, दिस इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। आज हम लोग डॉलर रुपी में जो है बात कर रहे हैं, पहले उस टाइम की अगर हम लोग बात करें तो गोल्ड के टर्म्स पर जो है ये सारे जो वैल्यूज है फिक्स होते थे। तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड की वजह से एक जो फिक्स्ड करेंसी एक्सचेंज रेट चल रहा था, इन सबको देखते हुए जो है अमेरिका का जो डाउनटर्न था वो पूरी जो है वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है वहां पर हमें देखने को मिला था, ठीक है। इसीलिए जो है वहां पर कुछ भी हुआ उसकी स्टडी हमें भी करना पड़ रहा है, ठीक है। So when a variety of minor events led to gradual price decline in October 1929, investors lost confidence and the stock market bubble burst. ठीक है, अक्टूबर 1929 में इन्वेस्टर्स जो है उनका कॉन्फिडेंस जो है वो छूट चुका था कि अब कोई भरोसा नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमारे पैसे नहीं डूबने चाहिए, ऐसा सबने सोचा था। तो जो स्टॉक मार्केट बबल है वो क्या हो गया, बर्स्ट हो गया, ठीक है। Panic selling began on Black Thursday, October 24, 1929. ठीक है, because the decline was so dramatic, this event is often referred to as the Great Crash of 1929. All right, this was about the Great Depression of 1929. अब इसी से जो है हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हुआ, मैक्रो इकोनॉमिक्स emerge हुआ। The initial decline in US output in the summer of 1929 is widely believed to have been stemmed
from light US monetary policy aimed at limiting stock market speculation. ठीक है, लाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखी थी, दैट मीन्स जो है कि ठीक है पैसे देते जाओ, मतलब कि जो लोन्स वगैरह है वो इजी इंटरेस्ट रेट पर पे कर दे दिए जाए। ठीक है, ये इनिशियल था, फिर बाद में जो है उसे टाइट भी किया गया था। स्टॉक प्राइसेस हैड रिजन मोर देन 4-fold फ्रॉम द लो इन 1921 टू द पीक इन 1929। ठीक है, देखो 1921 से लेकर 1929 सिर्फ ये जो हमारे 8-9 इयर्स का जो डिफरेंस था, इसमें जो स्टॉक प्राइसेस है वो 4-fold बढ़ गए, मतलब कि 4 गुना हो गए थे। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा जो है हाइक था बहुत ही कम टाइम पीरियड में। So in 1928-1929, the Federal Reserve had raised interest rates in hope of slowing the rapid rise in stock prices. These higher interest rates depressed interest-sensitive spending in areas such as construction and automobile purchases, which in turn reduced production. ठीक है, तो अब ये सब कुछ चलते हुए फिर गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अब हमें जो है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करना चाहिए। उन्होंने वो किया, लेकिन वो चीज भी एक नेगेटिव इंपैक्ट हो गया उसका। ठीक है, जैसा सोचा था वैसा इंपैक्ट नहीं आया। ऑल राइट, उसके बाद में आते हैं हमारे पास में हमारे इकोनॉमिस्ट, दैट इज जॉन मेनार्ड कीन्स, जिन्हें हम इन शॉर्ट JM कीन्स भी कहते हैं, जिन्हें हम लोग मानते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उनका इमरजेंस इनकी स्टडी की वजह से हुआ है। ठीक है, इन्होंने जो सारी चीजों को पढ़ा है, इन्होंने जो इनकी बुक में लिखा है, उसकी वजह से जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इमर्ज हुआ है। ऑल राइट, इसीलिए हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। अब इनका पूरा बायोडेटा आपको याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है वो चीज मैं बता दूंगी, जो कि आप लोगों से MCQs के बेसिस में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो वो आप लोगों को जो याद रखना है उसको मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली आप लोगों को बता दूंगी। सो जॉन मेनार्ड कीन्स, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, वाज बोर्न इन 1883. He was educated in King's College, Cambridge, United Kingdom, and later appointed its dean. ठीक है, so apart from being a sharp intellectual, he actively involved in international diplomacy during the years following the First World War. His book General Theory of Employment, Interest and Money, ठीक है, ये जो बुक का नाम है ये याद रखना और ईयर भी याद रखना, दैट इज 1936। बुक का नाम जरूर से आप लोगों को याद रखना है, ये जो है ये बिल्कुल आपके MCQs वगैरह में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो उनकी जो बुक थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में जो है आई थी, पब्लिश हुई थी, इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिक्स बुक ऑफ द 20th century। ठीक है, देन इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम लोग देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स emerged after the British economist John Maynard Keynes published his celebrated book The General Theory of Employment, Interest and Money in 1936. The dominant thinking in economics before Keynes was that all the laborers who are ready to work will find employment and all the factories will be working at their full capacity. This school of thought is known as classic tradition. अब स्टूडेंट्स ये जो है जो जॉन मेनार्ड कीन्स ने जो स्टडी दी थी वो हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये मॉडर्न थॉट्स है। ठीक है, और जो क्लासिकल थॉट्स थे वो क्या थे, तो वो ये थे कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, और जो क्लासिकल थॉट्स थे वो ये थे कि वो सारे लोग जिन्हें काम करना है उन्हें काम मिल जाएगा और जो सारी प्रोडक्शन यूनिट्स है वो अपनी फुल कैपेसिटी पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये उनका मानना था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है क्या? अगर हम लोग एट प्रेजेंट बात करें तो ऐसा नहीं है, राइट। हम लोग देखते हैं कि भाई जिसे काम चाहिए उसे जरूरी नहीं है काम मिल रहा है। इवन वी कैन सी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही वास्ट जो है रेट पर हमें देखने को मिलता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों देख रहे हैं? क्योंकि लोगों को काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली वही चीज कि वो आज के सिनेरियो में एंड इनफैक्ट उस टाइम पर भी जो है इन कुछ इकोनॉमिस्ट को लगा था कि ये चीज जो है ये सही नहीं है। ठीक है, इसीलिए उस पर्टिकुलर जो पूरी थिंकिंग थी उसे डिसरिगार्ड किया गया था और न्यू जो है स्टडी की गई थी। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या फिर जो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो लेबर्स हैं वो रेडी हैं वर्क करने के लिए, जो कि रेडी है वर्क करने के लिए, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है और जो सारी फैक्ट्रीज हैं वो उनके फुल कैपेसिटी पर वर्क करती हैं। ठीक है, ऐसा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मानना है। ये चीज कभी आप लोगों से पूछी जा सकती है कि क्लासिकल जो है थॉट्स और मॉडर्न थॉट्स में क्या डिफरेंस है, तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को लिख सकते हो कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है वो कुछ इस वे में सोचते थे। ठीक है,
देन उसके बाद में आते हैं मॉडर्न वाले पर कि अच्छा अगर वो क्लासिकल था या वैसा था तो फिर जो हमारे दूसरे इकोनॉमिस्ट थे, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, वो क्या सोचते थे. So, however, the Great Depression of 1929 and the subsequent years saw the output and employment levels in the countries of Europe and North America fall by huge amounts. It affected other countries of the world as well. Over the same period, aggregate output in USA fell by about 33%. These events made economists think about the functioning of the economy in a new way. The fact that the economy may have long-lasting unemployment had to be theorized about and explained. ठीक है, तो जब ये सारी चीजें हुई आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत टाइम तक चलता रहा, इकोनॉमी में कुछ भी जो है सही नहीं चल रहा है, डिमांड जो है वो वापस बूस्ट अप नहीं हो रही है, सप्लाई भी नहीं आ रही है, ठीक है, लोगों के पास में पैसा नहीं है, लोगों के पास में काम नहीं है, तो ये सारी चीजें जब आई तो फिर जो है इकोनॉमिस्ट को लगा, जो न्यू इकोनॉमिस्ट थे उन्हें लगा कि नहीं नहीं, जो पुराने थॉट्स थे वो पुराने थे, अब हमें कुछ न्यू वे में सोचना चाहिए. ठीक है, और वो जरूरी है, आज के टाइम को देखते हुए वो जरूरी है कि हम कुछ न्यू वे में सोचें. तो फिर जो है ये जो लॉन्ग लास्टिंग जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो कंसेप्ट है वो उन्हें लगा कि ये जो है थियोरेटिकली कहीं पर लिखा होना चाहिए और एक्सप्लेन्ड होना चाहिए कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या क्या स्टेप्स है कि इससे हम जो है ओवरकम कर सकें. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या बनती है, पार्ट बनती है. ठीक है, और इसीलिए जो है फिर एक न्यू सब्जेक्ट जो है वो इमर्ज हुआ जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, सो कीन्स बुक वाज एन अटेम्प्ट इन दिस डायरेक्शन. अनलाइक हिज प्रेसिडर्स, his approach was to examine the working of the economy in its entirety and examine the interdependence of the different sectors. The subject of macroeconomics was born. ठीक है, तो जो कीन्स हैं उनके जो भी प्रेसिडर्स थे, उनके पहले जिन लोगों ने भी थ्योरीज वगैरह दी थी, उन सबकी थ्योरी से ज्यादा अच्छी जो है कीन्स ने दी. और कीन्स ने बताया कि कैसे जो है डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर. ठीक है, इनके बीच में क्या इंटर रिलेशन है वो चीज समझाई कि अच्छा अगर हम बोल रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर, अगर प्राइमरी सेक्टर अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट सेकेंडरी और टर्शरी पर भी होगा. ठीक है, तो ये कैसे होता है या ये कैसे इंटर रिलेटेड है वो चीज समझाई गई, कैसे वेरियस कंट्रीज एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, और जो पूरी इकोनॉमी है उसे एक होल लेवल पर, ठीक है, उसे एक एंटिटी मानकर जो है इन्होंने स्टडी की थी. तो यहां से जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमरजेंस होता है. ऑल राइट, आई गेस आप लोगों को जो ये पूरी स्टोरी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है जन्म कैसे हुआ, ठीक है, वो आप लोगों को क्लियर हो गया है. तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कब बर्थ डे था, तो वी कांट से कि एक्चुअली में जो है डेट कौन सी है कि भैया तब जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का बर्थ हुआ, लेकिन वी विल से कि आफ्टर जो है 1936 ये सारी चीजें हुई. 1936 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर, ये जो कीन्स की बुक है दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1936, और उसी के बाद में जो है ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट्स हैं, वो हमें देखने को मिले. ऑल राइट, सो आई गेस मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मतलब है या इसका जो इमरजेंस है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है. ग्रेट डिप्रेशन जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया. ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हमारा इमरजेंस हो गया. अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं जो कि जरूरी है हमें पढ़ना, जो कि हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में क्या करने वाली है, हेल्प करने वाली है. ठीक है, तो ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी है, एक बार देख लेते हैं. सबसे पहले आप लोगों के पास में कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. वर्ड आप लोगों ने सुना है, ये टर्म सुना है, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को इसका मतलब भी पता होगा. कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ऐसा सिस्टम जहां पर जो सारे प्रोडक्शन के रिसोर्सेज है वो कौन ओन कर रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर ओन कर रहा है. ठीक है, ऐसी इकोनॉमी जहां पर जो वेरियस प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं, जो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जो वेरियस वी वुड से कि मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ओन किए जाते हैं बाय प्राइवेट सेक्टर. यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है. ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े थे, कहां पर पढ़े थे, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी इन आवर 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोगों ने पढ़ी थी. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस
एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये जो तीनों क्वेश्चंस हैं इनके आंसर ऐसी इकोनॉमी में कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर ही करता है। दैट इज जो प्राइवेट सेक्टर है वो डिसाइड करेगा कि उन्हें क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। इसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। इसके अलावा और कौन से इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं? तो एक आ जाएगा आपका कौन सा? एक आ जाएगा आपका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी आप उसे बोल लो, या फिर सोशलिस्ट आप उसे बोल सकते हो। ठीक है, यहां पर हम लोगों ने कैपिटलिस्ट बोला है तो आप इसे क्या बोल लो? सोशलिस्ट बोल लो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का डिफरेंट एक और नेम क्या होता है? मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ पर हम इनसे जो है सेंट्रली प्लान बोलते हैं, दैट इज मार्केट जो है आपकी इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा? सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है? तो यहाँ पर जो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो ओन किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट। ठीक है, एंड इन दोनों के अलावा जो थर्ड है वो कौन सी है? जो थर्ड है वो है हमारे पास में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस मिक्स्ड इकोनॉमिक जो है सिस्टम जो है अपने कंट्री में क्या किया था? अप्लाई किया था। ठीक है, ना ही हम कंप्लीटली कैपिटलिस्ट थे, ना ही हम कंप्लीटली सोशलिस्ट थे, वी वर मिक्स्ड। एंड मिक्स्ड का मतलब इज सिंपल, उसका जैसा टर्म है उसी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दैट इज यहाँ पर प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, ये दोनों ही सेक्टर्स जो है ये साथ में वर्क करते हैं। ठीक है, so this is capitalist economic system, then you have your centrally planned economic system and we have the mixed economic system। ठीक है, तो ये यहाँ पर आएंगे, ये तीनों ही टर्म्स जो है आप लोगों को प्रॉपर्ली क्लियर हो गए हैं। So an economic system in which the means of production and distribution are owned and controlled mostly by private individuals and businesses for profit, thus what is produced and the quantities thereof are determined by the consumer demand and competition। ठीक है, so consumer demand and competition that means यहाँ पर जो है जो प्राइवेट सेक्टर है वो ये देखेगा कि उन्हें किस चीज में प्रॉफिट मिल रहा है। जिस चीज की कंज्यूमर डिमांड कर रहा है वो उसे देखेगा कि अच्छा कंज्यूमर की डिमांड क्या है, उस हिसाब से प्रोडक्शन किया जाए। कंपटीशन को देखेगा कि भाई उनके कौन कौन कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या क्या बना रहे हैं, उनसे अच्छा प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो इन सारी चीजों पर जो ध्यान देते हैं दैट इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। ऑल राइट, देन उसके बाद में आते हैं लेबर पर। अब लेबर कौन होता है? देखो स्टूडेंट्स, जब भी लेबर की टर्म लेबर हमारे सामने वर्ड आता है तो हम लोग यूजुअली क्या देखते हैं कि वो लोग जो कि वी वुड से कि जो कि कोई फार्म में वर्क कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कोई मेड है, तो उन्हें हम लेबर समझते हैं। लेकिन लेबर वो सारे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं जो है अपनी या तो मेंटल एबिलिटी यूज कर रहे हैं या फिर फिजिकल एबिलिटी यूज कर रहे हैं इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, चाहे वो आप सीईओ हो किसी कंपनी के या किसी कंपनी के जो है एकदम लोअर लेवल वाले जो है लेबर हो, ठीक है, या वर्कर हो, इन सभी को जो है हम एक साथ में क्या बोलते हैं? लेबर कहते हैं। ठीक है, सो लेबर इज द अमाउंट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एफर्ट यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। It supplies the expertise, manpower and services needed to turn raw materials into finished products and services। ठीक है, तो यही चीज जो है अगर आप लोग अभी तक जो है लेबर को सिर्फ वही समझते हो कि जो ऐसे जो लो लेवल पर वर्क करते हैं हम उन्हें लेबर बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। द पर्सन हु इज वर्किंग ऑन द टॉप मोस्ट लेवल ही इज ऑल्सो लेबर। ठीक है, तो लेबर बेसिकली वो हो गए जो अपना फिजिकल, मेंटल और जो सोशल एफर्ट्स हैं वो यूज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। ठीक, देन वी हैव रेवेन्यू। रेवेन्यू इज बेसिकली व्हाट? जो इनकम अर्न की जा रही है। ठीक है, दैट मीन्स जो मनी अर्न किया जा रहा है दैट इज टर्म्ड एज रेवेन्यू। सिंपल सी जो है लैंग्वेज में अगर हम लोग रेवेन्यू को समझे तो, सो रेवेन्यू इज द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस एंड अदर बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, तो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन या फिर कोई भी अदर बिजनेस एक्टिविटीज, या फिर यहाँ पर आप मीन्स छोड़ दो कि कहाँ से इनकम अर्न हुई, बस अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो तो जो इनकम आती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। ठीक है, देन वी हैव प्रॉफिट। अब रेवेन्यू और प्रॉफिट में एक स्लाइड सा डिफरेंस है। रेवेन्यू में जो है हम सीधा सीधा लेते हैं इनकम। ठीक है, अब इनकम मान लो कि है कितनी? 5000 की। मान लो कि यहाँ पर जो है आपने जो पैसा लगाया है, ठीक है, आपने जो मनी या इनपुट यूज किया है, आपका जो कॉस्ट है दैट इज 7000।
ठीक है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, तो भी हम रेवेन्यू क्या बोलेंगे कि हाँ रेवेन्यू तो हमारा 5,000 है, ठीक है, उसमें हम लोग ये कोई डिडक्शन नहीं देख रहे कि अच्छा इतना कॉस्ट चला गया या कुछ भी, रेवेन्यू की बात हुई तो रेवेन्यू तो हमारा 5,000 है। लेकिन जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट आपको एक्चुअली में बताता है कि कितना मनी जो है आपने कमाया है एक्चुअली में। अब अगर इस वाले सिनेरियो में देखें तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर लॉस हुआ है, लॉस ऑफ 2,000 रुपीज, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है, हमें पैसे ज्यादा लगाने पड़े और हमने कमाए कम है, ठीक है, तो ये 2,000 का जो है लॉस हमें देखने को मिला। तो अगर जब हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज दी प्रॉफिट क्या है आपका, डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एन आउटपुट एंड द कॉस्ट ऑफ द इनपुट यूज्ड, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट वुड बी, अगर वो पॉजिटिव आता है तो दैट वुड बी व्हाट, प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो मतलब है, आई गेस ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। देन उसके बाद में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली व्हाट, कि आप जो है कोई भी असेट्स या कोई भी पर्टिकुलर जो है चीज खरीद रहे हो विद एन एम या विद एन लाइक मोटिव कि आप फ्यूचर में जो है इससे रिटर्न आपको मिलेगा, आप इससे जो है कमा पाओगे, ठीक है, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करना दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, राइट। अगर मान लो मैं आज कहीं पर 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रही हूँ तो ठीक है वो इन्वेस्टमेंट है, वो मुझे फ्यूचर में जो है रिटर्न प्रोवाइड करेगा, लेकिन आज की डेट में वो क्या है मेरे लिए, एक्सपेंडिचर है, तो वो क्या हो गया आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। सो मनी स्पेंड ऑन कैपिटल गुड्स और गुड्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। So investment spending may include purchases such as machinery, land, production inputs और infrastructure, ठीक है। जो आपका इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है वो इनमें कुछ भी हो सकता है, किसी भी काइंड का हो सकता है। सो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद इन्वेस्टमेंट व्हिच रिफर्स टू द परचेज ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब कभी कभी ये होता है कि हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट को हम सोलली मान लेते हैं कि ये चीज है दैट इज स्टॉक, बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स, ये सारी चीजें खरीदना, ठीक है, डिवेंचर्स वगैरह खरीदना। तो जब हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें हम लोग ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, ये जो वेरियस हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग देख रहे हो, इसे हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। तो अगर आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदने में कुछ लगाया है पैसा, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट होगा। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, अगर आप जो है प्रोडक्शन में यूज होने वाले कोई भी गुड्स वगैरह खरीद रहे हो, या फिर जो है आप कोई मशीनरी, लैंड, मतलब कि एक सिंपल सी बात बोलेंगे कि अगर आपने कुछ फिजिकल जो है इंस्ट्रूमेंट्स या फिजिकल गुड्स में जो है अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है या वहां पर जो है आपने पैसे खर्च किए, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। दीज जो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन्हें हम जो है पेपर गुड्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये मेयरली पेपर पर है। स्टॉक्स ऐसा नहीं है कि आपके पास में बहुत जो है कोई एक पर्टिकुलर फिजिकल गुड, वो मेयरली एक पेपर पर होता है कि ठीक है ये इतने स्टॉक्स के ओनर आप हो, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट जो है स्पेंडिंग में नहीं इंक्लूड करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग या फिर जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसे हमें जो है इन्वेस्टमेंट से कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। सो आई गेस दिस इज ऑल्सो क्लियर। फिर आते हैं फर्म्स पर। फर्म्स बेसिकली जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा है जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं दे आर बेसिकली दी फर्म्स, ठीक है। अब वो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कुछ भी हो सकता है, बस इतना हमें पता है कि अच्छा अगर कोई प्रोडक्शन यूनिट है, कोई एक प्रोड्यूसिंग यूनिट है, तो उसे हम फर्म कहते हैं इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद कलेक्टिव एफर्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाइड बाय हाउस होल्ड सेक्टर। अब यहाँ पर एक टर्म आ गया दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर, तो इसे भी हम लोग देख लेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आई गेस आप लोगों को पता है, एक बार बहुत ही शॉर्ट में रिवाइज कर लें, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। दीज आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल राइट। तो ये हो जाता है आपका फर्म्स। अब यहाँ से हम लोगों को वर्ड मिला है दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर्स। तो हाउस होल्ड सेक्टर्स कौन है, इन्हें हम लोग देख लें। तो हाउस होल्ड सेक्टर स्टूडेंट वो सेक्टर है जो कि आपको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू फर्म्स, ठीक है। यहाँ पर 2 चीजें याद रखनी है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी टू फर्म्स, ऑल्सो हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो कंज्यूमर होता है, ठीक है। हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो कंज्यूमर भी होता है, जो फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है उन्हें कंज्यूम कौन करता है, उन्हें कंज्यूम करता है हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। सो हाउस होल्ड इज अ सेक्टर और ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पेंड मनी ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। देम का मतलब हो गया फर्म्स,
ठीक है, या फिर जो है इन्होंने ही भी अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किए, तो हम उस वे से भी बोल सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली दी हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, ये कुछ ऐसे टर्म्स है जो कि आप आगे आपके चैप्टर्स में बहुत ज्यादा जो है आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। एंड आई होप सो कि आप लोगों को जो ये सारी टर्मिनोलॉजीज थी इनका मतलब समझ में आ गया। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी स्टूडेंट्स, जो कि आप मतलब कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली जो है इनका यूसेज देखोगे। बाकी इनके अलावा और भी टर्म्स हैं जो कि जैसे जैसे जो चैप्टर हम लोग पढ़ते जाएंगे उसमें हम लोग देखते जाएंगे। ऑल राइट, सो आई गेस कि इतना जो था, ये जो हमारा पूरा पार्ट था इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड जो टर्मिनोलॉजीज वगैरह है, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। ठीक है, आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए, ऐसे ही आपके पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें जो हमारा यूट्यूब चैनल है सोशल स्कूल्स, एंड वहां पर आपको ये सारे वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप। वहां पर आप लोगों के पास में एक्सटेंडेड फीचर्स हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, लाइक आप लोग लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं विद चैट्स एंड इमोजीज। आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं यूजिंग क्वेश्चन टैब, जो है लाइव पोल ऑप्शंस हैं फॉर क्विज। इवन यू हैव द चांस टू विन स्कॉलरशिप थ्रू वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट। आप लोग यूज करें कोड साक्षी वी एंड ये जो सारे फीचर्स हैं इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को वेरियस अपडेट मिलती रहेगी। इवन इफ आप लोगों की कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है, तो वो भी आप लोग वहां पर पुट कर सकते हैं, जिनका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप सो कि ये सारी चीजें जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगी और ये जो चैप्टर है वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।